देखिए, संविदा अधिनियम में आपका जो शुरू किया गया था समाश्रित संविदाओं के विषय में समाश्रित संविधाओं के विषय में, और इसमें आपका जो चैप्टर दिया गया है, आपका चैप्टर 3 दिया गया है, यानी कि अध्याय 3 में। और धारा याद रखना है आपका 31 से लेकर और 36 तक। तो समाश्रित संविदा और बाजी करार में डिफरेंस आपका पहले जानिए क्या होता है और किस केस में बताया गया। भाई सतर्क रहिए, पूछा गया है कि किस वाद में। बेरेक पर ही लिखते रहिए, इधर आपका जो है सब बेरेक से कवर हो जाएगा। कोई कॉपी पर अगर न भी लिखें, आप इधर की धाराएं आपका बेर एक से ही पढ़ लें, आपका मैंने 55 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेयर एक्ट भी काम कर जाएगा। बस ये है कि एक एक दो दो लाइन बेयर एक्ट पर ही या अलग से लिखते रहिए, जो अलग से बताया जाए। समाश्रित संविदा, और कल हम बताए थे धारा 30 में वाइजरिंग एग्रीमेंट या बाजी करार। पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि समाश्रित संविदा और बाजी करार में अंतर किस केस में बताया गया, तो वह कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के वाद में जस्टिस हाकिंस ने बताया। फिर एक बार याद रखिए इसको दोबारा कि समाश्रित संविदा तथा बाजी करार में डिफरेंस किस केस में बताया गया, तो आपका जवाब रहेगा कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के वाद में जस्टिस हाकिंस ने बताया। कल मैं बताया भी था इस केस के बारे में डिटेल में। बिहार में भी ये क्वेश्चन आया था कि किस प्रपोजल पर ये है, तो जनरल प्रपोजल या पब्लिक प्रपोजल पर, ये भी याद रखना है। अगला नियम देखा जाए, समाश्रित संविदा में आपका केवल धन का लेन देन या वस्तु का लेन देन का हित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा का भी हित छुपा रहता है। जबकि बाजी करार में केवल धन के लेन देन धन का करके और मामला निपटा दिया जाता है, अन्य कोई हित नहीं रहता। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर ए और बी आपस में ये करार करते हैं कि भारत जीतेगा तो ए बी को 500 रुपया देगा, और बांग्लादेश क्रिकेट में जीतेगा तो बी ए को 500 रुपया देगा, तो केवल घटना के घटित होने पर आपका पैसे का लेन देन करना है, अन्य कोई हित इसमें नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से बाजी करार। लेकिन लेकिन लगाकर पढ़ना है। अगर इसी मामले में ये दे दे कि ए बी से करार करता है कि हे बी, यदि तुम्हारा मकान जल जाए तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, तो ये भी कार्य घटना पर आधारित है। लेकिन इसका जो हित है केवल पैसा 500 लेना नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से आपका घर की क्या करना, सुरक्षा। तो बाजी करार और समाश्रित संविदा में अंतर यही है मुख्य रूप से। इसी पर पहला पॉइंट अटैक करना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन सामान्य पूछा जाता है कि बीमा की संविदा क्या होती है, तो आप बीमा की संविदा कौन सी संविदा है। वैसे बीमा अधिनियम में इसे एक स्पेशल मने कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये समाश्रित संविदा ही मानता है। तो आपका अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर बीमा की संविदा आ गई, रिपीट किया। देखिए कुछ आंसर आप मैं बता दूं, मैं फिर बताऊं, जो आयोग ने पिछली बार आंसर निकाला है उसी के अनुसार एक दो क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। अपना मन न लगाइएगा। अगर पूछ ले कि बीमा की संविदा क्या है, तो आप समाश्रित संविदा मारेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन जो इधर सामान्य पूछा जाता है, पूर्ण विश्वास की संविदा, परम सद्भाव की संविदा, एब्सोल्यूट फेथ की संविदा कौन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बीमा की संविदा उसमें लिख लीजिए पूर्ण विश्वास,
या परम सद्भाव की संविदा। कौन सी संविदा है? तो जो बीमा की संविदाएं होती है वह कैसी संविदा होती है? पूर्ण विश्वास की। ये सामान्य 3 क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपका बैरक के बाहर से पूछे गए हैं। अब आइए, समाश्रित का मतलब ये हुआ दूसरे पर आश्रित। समाश्रित का मतलब ये हुआ दूसरे पर आश्रित। दूसरे पर आश्रित का मतलब ये हुआ कि संविदा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। संविदा किसी घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित होती है। जैसे दुर्घटना का घटित होना हो गया कि ए बी से कहता है कि हे बी, यदि तुम्हारा मकान जल गया तो मैं तुम्हें 500 दूंगा। ये घटना के घटित होने पर निर्भर है। और ये कहे कि तुम्हारा मकान न जले तब मैं तुम्हें 500 दूंगा, तो ये घटना के घटित होने पर कि न होने पर? तो बस घटना के घटित होने पर 32 और न होने पर 33। यही तो याद करना है भाई। घटना समाश्रित संविदा की परिभाषा की धारा भी याद रखिए 31। अब आसान हो जाएगा। देखिए, आपका परिभाषा पूछी गई है भाई, किस सेक्शन में दिया गया है, एक बार जे में आया है। देखिए, आपका समाश्रित संविदा की परिभाषा सेक्शन 31 में दिया गया है, जिसके अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से सांपार्श्विक, सांपार्श्विक न समझ में आए तो लिख लीजिए जुड़ी हुई, अटैच्ड। सांपार्श्विक न आए तो जुड़ी हुई किसी घटना के घटित होने, तो हमने एक उदाहरण घटना के क्या बताया, घटित होने, या घटना के घटित न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो। अर्थात संविदा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। संविदा दूसरे पर आश्रित रहती हैं। आपका किस पर आश्रित रहती है? तो किसी घटना के घटित होने या घटना के घटित न होने पर। ऐसी संविदा को ही हम क्या कहते हैं? आपका समाश्रित संविदा। तो धारा आपका देखिए, घर वाला उदाहरण मैं बता चुका हूँ, वहीं दृष्टांत दिया है, बताने की अब आवश्यकता दोबारा नहीं। अगला देखिए, धारा 32 देखिए। ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। यानी कि अगर घटना के अब आइए, ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम्हारा घर जल जाएगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। ये शुद्ध रूप से संविदा घटना पर आधारित है, घटित होने पर। तो कब भी 10,000 रुपया पाने का हकदार होगा जब बी का घर जल जाए कि न जले, जल जाए। और नहीं, अगर जलना घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो वह संविदा शून्य हो जाएगी। और घटना घट जाए तो 10,000 रुपया बी पाने का क्या हो जाएगा? अधिकारी। तो कौन सी धारा निपट गई? 32। अब 33 आ जाइए भाई आपका। उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित है। तो घटना के घटित न होने पर समाश्रित है। जैसे ए देखिए क्या कहता है, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा जो लंदन से चला जहाज यदि कलकत्ता एयरपोर्ट पर न आए, जहाँ भी न लगे। तो ये मानकर चलिए कि कौन सा करार है? घटना का घटित न हो। तो बताइए, कब आपका ये संविदा प्रवर्तनीय होगी? जब घटना घट गई हो कि न घटी हो, न घटी हो। अर्थात अगर समुद्र से जहाज आ रहा है और कलकत्ता बंदरगाह पर आना है और जहाज समुद्र में ही डूब गया, तो करार यही तो था कि अगर जहाज कलकत्ता बंदरगाह पर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। तो नहीं आया, बीच में ही डूब गया, तो ये संविदा प्रवर्तनीय होगी। और बी कितना वसूल सकता है? 10 लाख। तो आपका धारा 31 में परिभाषा, 32 में क्रम से याद रखिए घटना का घटित होना, 33 में घटना का घटित
न होना। 34 ऐसे ही तैयार करिए। 34 आज है, जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो कब वह घटना असंभव समझी जाएगी। यानी कि जीवित व्यक्ति का भावी आचरण यानी कि जो घटनाएं किसी व्यक्ति के कंडक्ट पर आधारित होती है तो कब उसका प्रवर्तन कराया जाएगा और कब आपका वह करा संविदा शून्य होगी, ये सतर्क रहिए। तो मान लीजिए ए कहता है बी से कि हे बी, अगर तुम सी से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। तो बताइए, ये बी के आचरण पर निर्भर करता है। अगर बी आचरण दर्शाता है सी से विवाह कर लेता है तो 10 लाख का हकदार होगा, और सी के अलावा किसी अन्य से विवाह कर लेता है तो आपका संविदा शून्य हो जाएगी और 1 पैसे का हकदार। तो आचरण पर आधारित यही विवाह की संविदा ही दिया है। देखिए उदाहरण, क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा। घ ने ग विवाह कर लेती हैं। अब ग से ख का विवाह असंभव समझा जाएगा, यानी कि अब आपका 1 पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम सी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। अब पता लगा कि जो सी लड़की हैं वह अन्य से विवाह कर लेती हैं, तो क्या अब 20 का विवाह सी से होना संभव है? नहीं। भले हो माने फिलहाल तो असंभव है, तो ये संविदा अब शून्य हो गई कि पैसा मिलेगा शून्य। और अगर बी विवाह कर लेता तो पैसा पाने का हकदार हो जाता कि नहीं हो जाता। थोड़ा सतर्क। तो आचरण पर आधारित है, बस याद रखना है सेक्शन कौन सा लागू होगा, 34। 35 संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, कब शून्य होगी, कब प्रवर्तन होगा। अब समय फिक्स कर दीजिए, यानी कि समय आपका क्या करना है, आपका फिक्स करना है कि अगर देखिए आपका ए बी से करार करता है कि हे बी, अगर अगले 2 वर्ष के अंदर तुम्हारा मकान जल जाता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। तो बताइए, ये जो मैंने संविदा है समाश्रित है, लेकिन इसमें समय निश्चित है। कितने साल? अगले 2 साल। तो बस यही 2 पॉइंट पकड़ना है कि अगर अगले 2 साल के अंदर घटना घट गई, यानी कि अगर मकान जल गया तो भी 10,000 पाने का हकदार होगा। और अगर 2 साल के अंदर घटना नहीं घटी, 2 साल के बाद घटती है, तो भी 1 पैसा भी पाने का हकदार नहीं होगा। तो कब बताइए? समय निश्चित है तो घटना उस समय के अंदर घटित होनी चाहिए कि बाद में? अंदर। कौन सी धारा बताती है? 35। और घटना का घटित होना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो 36। कौन सी धारा लागू होगी? अब ए बी से कहता है कि हे बी, अगर दो पैरल रेखाएं, दो समानांतर रेखाएं एक वृत्त बना देंगी तो मैं तुम्हें 5 अरब रुपया दूंगा। तो दो समानांतर रेखाएं आपका क्या वृत्त बनाएंगे कि बराबर दूरी पर चलेंगी? तो ये घटना का घटित होना संभव है कि असंभव? फिर आप लोग बताइए, असंभव है तो करार वैध होगा कि शून्य? शून्य होगा। कौन सी धारा में? 36। अगर ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें आपका 10 अरब दूंगा अगर पृथ्वी और आसमान एक जगह मिल जाए, तो आप लोग बताइए क्या इस घटना का घटित होना संभव है? नहीं। तो ये करार ही क्या होगा? शून्य। इसका कोई मतलब नहीं है, शून्य का मतलब कोई मतलब नहीं है। और किस धारा याद रखिए? 36। 36 के साथ ही आपका 56 का पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ना रहता है, जोड़कर पढ़िएगा। जब भी धारा 36 समाप्त हो गई, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 36 जब भी पढ़िएगा तो आप जोड़कर पढ़िएगा। कौन सी धारा को रिलेट करके पढ़ेंगे? आपका 56 का
पैरा नंबर कौन सा, फर्स्ट, निकाल लेना चाहिए। असंभव कार्य करने का करार शून्य होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी से कोई करार किया है और जिस कार्य को करने का करार किया गया है उसका किया जाना ही इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 56 के क्लाज फर्स्ट के तहत आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रारंभिक असंभवता लागू होगी और करार शून्य होगा कि संविदा शून्य होगी, करार संविदा तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि अगर ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम हमारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाओ तो मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपया दूंगा, तो क्या ये कार्य करना संभव है? तो संभव नहीं है। तो ये आपका 56 के पैरा फर्स्ट के तहत करार ही क्या होगा, शून्य। इसे प्रारंभिक असंभवता का सिद्धांत कहते हैं। आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी धारा 56 के किस पैरा में, फर्स्ट में है। फिर एक बार देखिए कल भी बताया गया था, ये एक आपका बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विद्वान है, आपका तांत्रिक भी है, आपका माने बहुत आपका तांत्रिक है, और कह रहा है बी से कि हे बी, मैं तुम्हारे लिए जादू से क्या खोद दूंगा, खजाना, खजाने का आधा भाग हमें दे देना या 10,000 हमें दे देना। तो बताइए क्या जादू से खजाना खोजना के का कार्य संभव है? नहीं, तो संभव नहीं है। तो ये एग्रीमेंट ही क्या होगा, शून्य। इसको जोड़ लीजिएगा, टीपीए की धारा 25 से जोड़कर पढ़ना है। अगर अंतरण किया गया है संपत्ति का और जो 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 जिस पर अंतरण निर्भर है, अगर वह शर्त लगी है और शर्त का पालन करना संभव नहीं है तो शर्त भी शून्य होगी, अंतरण भी शून्य होगा। सेम बताया गया जैसे ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम 1 सेकंड में 200 किलोमीटर दौड़ जाओगे तो मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा, तो क्या 1 मिनट में 200 किलोमीटर दौड़ना संभव है? ये कार्य करना संभव है कि असंभव? एक तो ये करार धारा 25 धारा आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 56 के पैरा फर्स्ट के तहत ये करार क्या होगा, शून्य। अगर संपत्ति का अंतरण किया जाता है इस शर्त पर तो वह शर्त भी शून्य होगी, संपत्ति का अंतरण भी शून्य होगा। ये टीपीए की किस धारा में जाएगा, 25। स्पष्ट लिखा गया, देखिए एक बार आप, न विश्वास हो तो उसको बेरेक्ट रख रहा है, आप देख सकते हैं कि अंतरण किया गया, शर्त ऐसी है जिसका पालन करना संभव न हो, तो आपका क्या होगा, करार भी शून्य और अंतरण भी शून्य। इस प्रकार समाश्रित संविदा समाप्त हो गई। फिर एक बार धारा याद किए रहिएगा, अच्छे से सेक्शन याद किए रहिएगा। 31 में परिभाषा, 32 में कार्य करना, 33 नहीं 32 में घटना का घटित होना, 33 में घटना का घटित न होना, 34 में भावी आचरण विवाह वाला उदाहरण, 35 में घटना के घटित होने के लिए क्या निश्चित है, समय, और 36 में घटना का घटित होना ही क्या है, इम्पॉसिबल। तो करार क्या होगा, शून्य। अब अगला आ जाइए। इस प्रकार ये धाराएं आपका समाप्त हो गई। अब अध्याय 4 आ जाइए। अध्याय 4 जो है आपका धारा 37 से लेकर और आपका ये 72 तक है। धारा 37 से लेकर और 72 तक है, नहीं 72 नहीं, आपका आपका 67 धारा 37 से लेकर यानी कि सेक्शन 37 से लेकर आपका जो ये अध्याय दिया गया है 67 तक। तो इसमें पढ़ना क्या है, तो संविधाओं के पालन के विषय में आपका, यानी कि अब संविधाओं का पालन शुरू किया जाए, यानी कि कौन पालन करेगा, कब करेगा, इसी में आपका 2-4 पॉइंट आएंगे अच्छे अच्छे।
अब एक एक करके देखिए। संविदाएं जिनका पालन करना होगा, इस बात का उल्लेख जो किया गया है आपका मैंने अलग अलग हेडिंग है 37 से लेकर और 39 तक। तो संविदाएं जिनका पालन करना होगा, तो पहले कंसेप्ट बनाइए और आपका तब और बातें चला जाए। पहले कंसेप्ट बनाइए भाई, संविदा का नेचर देख लिया जाए। यहाँ भी क्वेश्चन आपका बनता है, संविदा का पहले नेचर देखिए। एक संविदा ऐसी होती है जो पर्सनल क्वालिटी पर आधारित होती है, यानी कि व्यक्तिगत अहर्ता पर या व्यक्तिगत गुण पर। जैसे कि ए ने ये कहा बी से, संविदा किया कि जब बी का विवाह होगा तो वह क्या करेगा, डांस करेगा। आगे डांस करे आपका, हार्ट अटैकिंग डांस करे, मुर्गा डांस करे, और कौन कौन सा डांस है भाई। न- नागिन तो प्रसिद्ध ही है, दो चार जब तक पैर कुचल ना जाए तब तक डांस पूरा नहीं होता। मुर्गा डांस हो गया, कबूतर डांस हो गया, शौचालय डांस भी आ चुका है। तो तमाम डांस है आपका, माने मोरनी डांस आ चुका है, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे नागिन डांस तो तुरंत कई लोगों का नागिन डांस होते हुए क्या करेगा, दिखा देगा। तो आप फिर एक बार देखिए। अब आप लोग बताइए, अगर ए का पैर ही टूट गया या ए मर गया, तो क्या ए का पुत्र नागिन डांस करेगा? नहीं करेगा। तो कुछ संविदाएं ऐसी हैं जो पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है, व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित है, और इसमें याद रखिएगा, अगर पक्षकार मर जाता है, अक्षम हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, और ये संविदा अब क्या हो जाएगी, सुन। लेकिन कौन सी संविधाएं, फिर एक बार याद रखिए, जो व्यक्तिगत अहर्ता पर क्या है, आधार। इसको थोड़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा आप 14 से जोड़िए, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का सेक्शन 14 बिहार में दो तीन बार क्वेश्चन बना है कि विवाह की संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है कि नहीं। नहीं। तो फिर एक बार दिमाग बनाए रहिए, जो संविदाएं व्यक्तिगत गुण पर आधारित है उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संभव नहीं। एक जैसे विवाह की संविदा बिहार पूछा था, तो इसको विवाह की संविदा पर कोरिलेट कर लिया जाए आपका। मैंने इस उदाहरण को, ए बी से विवाह की संविदा करता है और ए बाद में इनकार कर देता है, यानी कि वादा तेरा वादा। कहाँ गए मौर्य जी, आए हैं ना? कहाँ दिखाई नहीं दे रहे मौर्य जी, कहाँ गायब हो जा रहे हैं? क्योंकि आप, कई लोग वादा किए हैं, वादा तेरा वादा, कब तक का वादा है? 23 की 24 में भी जाएगा। 23 तक। चलिए देखिए, आपके मित्र मंडली और सह अपराधियों को पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। अब कुछ सह अपराधी गायब हो चुके हैं। अब क्यों गायब हो गए, हो सकता है मौर्य जी कहे हो कि गद्दार मैं बन जाऊंगा, साक्ष्य दे दूंगा सर को, अच्छा यही रहेगा कि यहाँ से क्या करो, भाग ही जाओ। तो आपका, तो सह अपराधी इनके गायब है भाई। आपका ये थे और चार और थे। अब चार कौन थे, दो का पता चल चुका है, दो अभी आपका अनजान है। फिर इसको आपका डकैती में बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। अगर न्यायालय में ये समस्या आई थी कई बार, यदि न्यायालय में ये प्रूफ हो गया कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति घटना में शामिल थे, दो की पहचान नहीं हो पाई, तो डकैती के लिए क्या तीन लोगों को दंडित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन ये साबित हो जाए कि इस कार्य में कम से कम कितने शामिल थे, भले दो मर गए दो भाग गए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये साबित करना ही यही समस्या आती है। तो देखिए, उन पर एक उदाहरण सेट हो गया जो काफी टेक्निकल था। अगर ये साबित हो गया कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति थे,
तो भले दो चार पकड़े न जा सके हों, भले दो चार पहचाने न जा सके हों, लेकिन ये तो साबित हो गया कि कम से कम कितने थे लूट करने में, 5। तो 3 या 2 को भी डकैती के लिए क्या किया जा सकता है, दंड। लेकिन अगर ये साबित हुआ कि केवल 4 लोग थे, तो डकैती के लिए दंडित नहीं, भले वो किसके लिए दंडित हो जाए, लूट। लूट के लिए तो होंगे ही। अगर 5 से कम है तो किसके लिए होंगे, लूट, लेकिन डकैती के लिए नहीं। उसी प्रकार फिर बैक होइए आपका, क्योंकि कंसेप्ट बनाया जा रहा है, इसी कंसेप्ट पर आगे धाराएं बनेगी और अभी आपका शुरू भी होगी। तो एक तो व्यक्तिगत हर्ता हो गया। दूसरा समस्या देखिए, ए ने, हाँ, विवाह वाली संविदा पूरा कर दिया जाए। ए ने बी से वादा किया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, और ए अपने वादे से मुकर गया, तो क्या ए का पिता बी से विवाह करेगा और ए का भाई नहीं? क्योंकि ये संविदा पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है। ए ने इनकार कर दिया, तो अब संविदा का पालन कोई अन्य कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो यानी कि जो संविदाएं व्यक्तिगत गुण पर आधारित होती है, उनका पालन उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उदाहरण चेंज किया जाए। ए ने बी से करार किया कि हे बी, मैं तुम्हें मैंने 5 किलो चावल दूंगा। संविदा करने के बाद ए की मृत्यु हो जाती है, तो अब बताइए, क्या ये संविदा ए के विधिक प्रतिनिधियों के प्रति, मैंने ए के विधिक प्रतिनिधियों के प्रति लागू कराई जा सकेगी कि नहीं? जा सकेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत अर्हता पर नहीं है, बल्कि क्या देना है, पैसा। पैसा और सामान। ए बी से करार करता है कि मैं अपना मकान बेचूंगा, तब तक ए मर गया, तो क्या बी ए के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध संविदा का विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। लेकिन यही ए कहता कि मैं तुम्हारे बारात में डांस करूंगा, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगा, तब तो भाई ये संविदा, किताब तुम्हारे लिए लिखूंगा, नौटंकी करूंगा फिल्म में, तो ये संविदा तो पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है। बांसुरी बजाऊंगा, अभी आएगा पियानो वाला केस, भाई कहीं आएगा तो पियानो वाला रॉबिन्सन बनाम डेविसन का 56 में आएगा, क्या बजाइए, पियानो। तो ये व्यक्तिगत अर्हता पर है, उत्तराधिकारी बाध्य नहीं हो। अब फिर आपका ए ने वादा किया था बी से कि मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा, तो ए चावल दे, और बी ने वादा किया है कि 100 रुपया दूंगा, तो बी अपना वादा निभाए। फिर आपका ए मर गया, तो चावल ए का प्रतिनिधि कौन आ गया? सी। तो अब किसके बीच में होगा आपका युद्ध, या किसके बीच में संविदा का पालन? सी और बी। बी भी मर गया, और बी का उत्तराधिकारी कौन आ गया? डी। तो अब लेन देन किसके बीच होगा? यानी कि उत्तरजीवी, जो आपका कह सकते हैं क्या, आपका जो उत्तराधिकारी है। लेकिन ये कब? जब संविदा व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित न हो, व्यक्तिगत वाले में नहीं आएंगे। फिर आप देखिए, अब आपका दूसरा देखा जाए उदाहरण, थोड़ा भूमिका मान लिया जाए तब सेक्शन सही रहेगा। ए ने बी से वादा किया कि मैं तुमसे, आपका भाई विवाह की संविदा कराना है, फ्रास्ट बनाम नाइट का केस है, तो आपका डेट कब निर्धारित की जाए मौर्य जी, तभी तो सही रहेगा। 13 फरवरी कर दिया जाए, 12 के बाद। ए ने बी से वादा किया कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा, और 13 फरवरी को करूंगा, और इसी बीच आपका 1 फरवरी आते आते ए ने अपना वादा, 13 वादे से मुकर गया, क्योंकि ए बी में लड़ाई हो गई। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई मैं बता दूं, ये फोनियौरा के कारण हो रही है। अभी आपका 3-4 ऐसे केस आए कोचिंग के, मैं बता दूं, जहाँ की विवाह लड़के लड़कियों का तय हो गया, आपका रिंग सेरेमनी हो गई, लड़का बात नहीं करना चाहता था, मित्रों ने उकसा दिया कि बात करो, भले एग्जाम हो। तो आपका बात जब शुरू हुई, तो पता ना क्या बात हुई
कि लड़की इनकार कर दी आपका कि हम विवाह ही नहीं करेंगे इस निकम्मे से। अब दो तीन ऐसी घटनाएं हुई, तो जो नए खिलाड़ी हैं बहुत सतर्कता बरत रहे हैं बात करने में। ये सत्य घटना है भाई, नाम नहीं किसी का लिया जाता है। ये जो लोग माने ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या बात हुई, बात करने का लहजा क्या था, कि कहीं गाली गलौज तो नहीं हो गई। अब कौन जानता है, क्योंकि ये प्राइवेसी है, हम कैसे जान सकते हैं। अब हुआ कि विवाह कैसे टूटा, तो अब क्या उपाय है। तो पिताजी मर गए लड़की के, तो लड़की में ये पय है, तो लड़की में दाग है, तो लड़की की माता जी मर गई। कुछ न कुछ तो बहाना क्या करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। अपने दोस्त नहीं देंगे कि हमने क्या बात की, वो नहीं बताएंगे, लेकिन लड़की में जरूर उसके घर वालों में क्या निकाल देंगे, कम। तो ये सत्य घटना है, एक उदाहरण बताया गया। फिर बैक होइए, तो 1 तारीख को जब ए ने विवाह से इनकार कर दिया, तो फिर दिमाग में लगाइए यही क्वेश्चन बनता है, वो चेस्टर बनाम डिला टूर और फ्रास्ट बनाम नाइट। चलिए, संविदा का पालन किस तारीख को होना था, 13 फरवरी। पालन के पहले ही इनकार कर दिया ए ने, किस फरवरी को, 1 फरवरी। तो बी को क्या विकल्प होगा, ये संविदा वाइडेबल होगी। बी को 2 विकल्प होगा, या तो तुरंत अधिकार पूर्वक संविदा भंग करे, मुआवजा की मांग करे, या इंतजार करे 13 फरवरी तक, कि हो सकता है कि इसका मूड बदले और फिर से शादी के लिए क्या हो जाए, तैयार। तो 2 केस याद रखिए जाइए। इसी को लीगल भाषा में कहते हैं एंट्री सेपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूर्वकालिक संविदा भंग, या समय के पहले संविदा भंग, प्रत्याशित संविदा भंग। 39 हम बताएंगे। 2 केस याद करके जाइए, वो चेस्टर बनाम डिलाटूर और दूसरा फ्रास्ट बनाम नाइट। वो चेस्टर बनाम डिलाटूर का कोरियर से रिलेटेड था, और जो विवाह का हमने उदाहरण बताया फ्रास्ट बनाम क्या है, नाइट। क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो। पहला केस कौन 39 पर हमने बताया, वो चेस्टर बनाम डिलाटूर, और दूसरा विवाह वाला कौन बताया, विवाह वाला तो याद रखे फ्रास्ट बनाम नाइट। अब आइए, इसी अब पालन किसे करना होगा, मैंने संविधाएं जिनका पालन करना होगा। अब आइए एक एक करके सेक्शन देखा जाए, और सेक्शन वाइज पढ़िए। आप देखिए 37, संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। तो एक संविदा बना लिया जाए, उसी पर चलते रह जाए। भाई 2 प्रकार की संविदा बनाई जाए। ए ने बी से विवाह की संविदा की है, पहला। दूसरा, ए ने बी से वादा किया है कि 5 किलो हम क्या देंगे, गेहूं या चावल, चावले मान लिया जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चावल देंगे। यानी कि, और बी ने वादा किया है कि कितना, 100 ही रुपया माना जाए, इसके बदले में हम कितना देंगे, 100 रुपया। तो अब 37 से उठाइए। 37 वैसे पूछी नहीं गई हैं, 39 से महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एक दो दो लाइन आपका कंसेप्ट बनाने के लिए चलता रहे। देखिए 37, संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा, या पालन करने का प्रपोजल करना होगा, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दे दी गई हो। वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं, जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। तो आप बताइए आपका दोनों उदाहरण पर फिर एक बार देखिए। तो ए ने बी से विवाह की संविदा की है, तो ए और बी को अपने अपने वचन का पालन करना है, या अब विवाह किया जाए, किसी के द्वारा प्रपोजल किया जाएगा, लेकिन आपका अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके विधिक प्रतिनिधि पालन करेंगे, जब तक कि तत्पर संविदा से विपरीत कारण दिखाई न दे। बताइए, विवाह की संविदा किस नेचर की थी, व्यक्तिगत गुण पर आधारित थी कि व्यक्तिगत पर नहीं थी।
तो अगर मर गया ये या पागल हो गया तो क्या उसके उत्तराधिकारियों पर ये संविदा बाध्य होगी? नहीं। तो लास्ट लाइन, तत्प्रतिकूल कारण दिखाई न दे, तो कारण दिखाई दे दिया और प्रतिनिधि उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन दूसरा नेचर देखिए संविदा का, ए ने बी से कहा है कि 5 किलो चावल देंगे, ए अपना वचन निभाए चावल देकर, बी अपना पैसा देकर, या ए प्रपोजल करे कि हम चावल लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर क्या रहना तैयार। इसी बीच ए की मृत्यु हो गई, तो बताइए आपका कौन चावल देगा? ए के प्रतिनिधि, क्योंकि व्यक्तिगत गुण पर यह संविदा आधारित नहीं है। भाई ए के कौन देंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिनिधि बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? और अगर बी मर गया तो पैसा देने के लिए कौन बाध्य होंगे? बी के प्रतिनिधि, वही उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि याद रखिएगा। आपका देखिए आपका 38, पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहित करने से इनकार का प्रभाव क्या होगा? तो वह संविदा आपका वाइडेबल हो जाएगी, शून्यकरणीय हो जाएगी। ए ने कहा कि मैं चावल लेकर 5 किलो आ रहा हूँ और बी ने मना कर दिया कि ना आओ, तब ए को विकल्प मिल जाएगा, या तो वह इंतजार करे या संविदा भंग करके क्या वसूल ले? मुआवजा। तो 38 में पढ़ना नहीं है, 39 आपका पढ़ना है। यहाँ आपका 39 जब भी पढ़िएगा तो 39 के साथ आपका जो भी पढ़िएगा 64 पढ़िएगा और 75 लिख लीजिए। तो कोरिलेट करना है भाई इसको, आपका 39 को थोड़ा सतर्क रहना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहला जो कोरिलेशन 39 का करना है वह आपका, पहले तो हेडिंग याद रखिएगा जो पूछा जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपका पूर्वकालिक संविदा भंग या पालन के पहले ही संविदा भंग, या आपका कह सकते हैं कि जो पूछा जाता है वह आपका पूछा जाता है प्रत्याशित संविदा भंग। तो प्रत्याशित संविदा भंग का प्रावधान आपका किस सेक्शन में किया गया है? इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा आपका, मने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका किस सेक्शन में है? तो आपका जवाब रहेगा 39। अभी हम बताएंगे। जब इस, हाँ, ये जो पूर्वकालिक संविदा भंग होती है ये दूसरे पक्षकार को विकल्प मिलता है, ये संविदा वाइडेबल होती है, ये भी पूछा है। धारा 64 के तहत ये संविदा क्या हो जाएगी? वाइडेबल। और जो पक्षकार अपनी ओर से अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करेगा, करके मुआवजा पा सकता है, यह मुआवजा जाएगा 75 में। तो एक बार आपका क्वेश्चन बना है कि धारा 39 के उल्लंघन में प्रतिकर का निर्धारण किस धारा के तहत होता है? तो 75, अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिकर। अभी हम बताएंगे अधिकार पूर्वक, आपका अभी तो सामान्य। इसको जब भी पढ़िएगा सीआरपीसी की एक धारा और पढ़ लीजिएगा एंटीसिपेटरी पर 438, उसको कोरिलेट करिए। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 438, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, प्रत्याशित जमानत, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत, पूर्वकालिक जमानत। यानी कि जब किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकता है, मांग कर सकता है कि हजूर जब हमें गिरफ्तार किया जाए तो तुरंत हमें जमानत दे दिया जाए, ये डिमांड कर सकता है। तो भले आप न पकड़े हो, 2 ही लाइन में 4 क्वेश्चन बना। अग्रिम जमानत की धारा में 438, किस अपराध में? जमानते की, अजमानती की, संज्ञेय की, असंज्ञेय। क्या लिखा है? अभी हमने बताया शब्द, भले न पकड़े हो आप।
जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी नॉन बेलेबल अजमानती अपराध में क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार, तो बताइए किस अपराध में अग्रिम जमानत मांगी जाएगी? जमानती की, संज्ञेय की, असंज्ञेय की, अजमानती? अजमानती। हाँ, जमानती नहीं भाई, नॉन बेलेबल, जिसमें जमानत देना न्यायालय का, सुबह ही हमने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो धारा माने आपका जो सेक्शन 18 में 18 में संरक्षण आदेश दिया गया पीड़ित महिला के पक्ष में प्रत्यर्थी के विरोध में किए कार्य न करना, और वही कार्य वह प्रत्यर्थी या रिस्पांडेंट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वह दंड का भागी होगा। और दंड कितना मिलेगा? 1 वर्ष तक का कारावास या कितना हजार जुर्माना सुबह, हाँ, या दोनों। सही बता रहे हैं, चले नए लोग भी कुछ पकड़ रहे हैं, यानी कि भाई नए लोगों के लिए ही समस्या है। पुराने लोग तो भाई समझ रहे हैं ज़्यादा, नए लोगों के लिए थोड़ी बहुत समस्या ये है भाई, जो पहले से न पढ़ा हो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर भी मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जितना लेक्चर हम दे रहे हैं, आप किताब न पढ़िए, केवल बेयर एक्ट और इन लेक्चरों को ही पढ़िए, लेक्चर ही केवल सुन लीजिए, तो आपका हो जाएगा। इससे माने आप इतना में आ जाएंगे कि आप मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन ये है कि लेक्चर में जो कोरिलेशन इत्यादि होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इतिहास गवाह रहा है कि 25 लगभग क्वेश्चन को रिलेट करने से, जो मैं बताता हूँ खुला न्यायालय इत्यादि, हर एक जगह जमानती इत्यादि वहीं से आ जाता है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में बताया गया कि जो ये संरक्षण आदेश का वायलेशन किया जाएगा वह आपका संज्ञेय अपराध होगा और अजमानती। जबकि हमने स्त्री रूपण में बताया था कि आपका संज्ञेय तो होगा लेकिन जमानती, भाई आपका ये हम बताए थे। जबकि डावरी एक्ट में संज्ञेय और अजमानती बताए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका सतर्क रहना। फिर बैक होइए, सीआरपीसी की धारा 438 में कौन अग्रिम जमानत देने में सक्षम है? कौन न्यायालय? तो दो न्यायालय का हमने उल्लेख किया था, एक सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, और दूसरा कौन सा हमने न्यायालय बताया था? हाई कोर्ट। भाई इसी में से हमें लगता है कि जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन तो यहीं से आ जाने चाहिए। फिर एक बार बैक हो आ जाए, आपका जब भी 39 पढ़िए तो 438 जोड़ कर पढ़िए। अंतर ये है कि यहाँ संविदा के पालन के समय के पहले पालन से इनकार किया जाएगा, और वहाँ क्या होगा? गिरफ्तारी के पहले क्या मांगी जाएगी? जमानत। और कोई यहाँ क्या होगा? वचन का पालन करने से इनकार किया जाएगा, कब? समय के पहले। तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताया कि ए ने बी से वादा किया था कि मैं 13 फरवरी को तुमसे मैरिज करूंगा, ताकि मित्र मंडली खाली रहे और शौचालय डांस, आपका मोरनी डांस करे, भले किसी का क्या टूट जाए पैर। सही है ना मौर्य जी? 13 तारीख। अब 1 तारीख को ही कह सकते हैं कि आपका लड़का पागल हो गया। तो बताइए, लड़का पागल हो गया तो मामला जाएगा धारा 56, असंभव हो गया विवाह। अब आपका लड़की इंतजार करे, या तो संविदा भंग कर दे या 13 तारीख तक इंतजार करे कि ये जब सही हो जाएगा तब हम इससे क्या करेंगे, विवाह। तो आपका विकल्प मिलता है। तो 13 तारीख को विवाह होना था और लड़के ने 1 फरवरी को ही इनकार कर दिया, या किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया, या विवाह से इनकार कर दिया, यानी कि आचरण ऐसा दिखाया कि अब पालन नहीं करेगा, या किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया। तो बताइए, जिसके साथ विवाह तय हुआ था उस लड़की के पास दो विकल्प, और जैसे ही दो विकल्प जहां आए, मैं लगातार बता रहा हूँ, वह संविदा शून्य होगी कि शून्यकरणी? शून्यकरण।
जैसे चेले की इच्छा को दबा दिए गुरुजी और अनुचित फायदा उठा लिए, तो अब चेले के पास कितने विकल्प है? दो। या तो वह शांति से बैठा रहे तो सब कुछ सही, या कोर्ट में जाकर संविदा को क्या कराए, तो ये भी संविदा कैसे हो गई? वाइडेबल। तो शून्यकरणी जैसे विकल्प एक पक्षकार को मिलेगा, दोनों को नहीं। हमेशा याद रखिए वह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइडेबल। अब सही रहेगा। आप थोड़ा बेयर एक्ट देखिए भाई, वैसे भूमिका इतना बांध दी गई कि बेयर एक्ट न भी पढ़िए तो काम चल जाएगा। लेकिन दो केस बताना है, जो महत्वपूर्ण हमें बताना है कि इंतजार का प्रभाव क्या होगा, वो पूछा जाता है कभी काल अंदर जाकर। देखिए आपका बेयर, वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तो वचन ग्रहीता। अब पहले दो नाम आइए आपका, नाम पर पहले देखिए भाई, ए ने बी से प्रपोजल किया था, यानी कि इजब किया था, प्रस्ताव किया था कि हे बी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और बी ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्थापना को, इस इजब को कबूल कर लिया था। कबूल माने प्रतिगृहित कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो पहले नाम याद रखिए, क्योंकि हमेशा ये नाम आपका आएंगे। जो पक्षकार प्रपोजल किया रहता है उसको प्रामिजर या वचनदाता कहेंगे। ये 2C में है, मैं बताया हूँ। जो प्रपोजल कर किया रहता है उसे बेयर एक्ट क्या लिखेगा? आपका प्रामिजर या वचनदाता। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रामिजी, यानी कि वचन ग्रहिता या प्रतिगृहिता या स्वीकार करता। याद रखिएगा। तो बताइए इस उदाहरण में आप लोग कि किसने प्रपोजल किया था? ए ने। तो कौन डिनाई कर रहा है? ए। क्या कर रहा है? या तो वचन, हाँ एक उदाहरण बना लिया जाए, विवाह वाला सही है। 13 तारीख को विवाह होना था, 1 फरवरी को ही ए ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, यानी कि अपने वचन के पालन से पूर्णतः क्या कर दिया है? इनकार। या दूसरा शब्द, या ए ने अपने को निर्योग्य बना लिया, अयोग्य बना लिया। तो बताइए ए कैसे अयोग्य बना लेगा अपने को? तो ए आपका 1 फरवरी को किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है, तो अब आपका बाइगेमी करना मुश्किल है, आपका दुविवाह करना मुश्किल है। तो ये माना जाएगा कि ए ने अपने को क्या बना लिया है? निर्योग। भाई सबसे अच्छा उदाहरण विवाह का, कि दूसरे से क्या कर लिया? विवाह। तो अपने को ए ने क्या बना लिया? अयोग। बी से विवाह के। अब अगला शब्द देखिए, तो तब वचन ग्रहिता संविदा का अंत कर सकेगा। तो बताइए इस उदाहरण में वचन ग्रहिता कौन है? कौन प्रपोजल को कबूल किया है? बी। तो बी वचन ग्रहिता हो गई, प्रामिजी हो गई, यानी कि स्वीकार करता हो गई। तो किसे विकल्प है कि वह इस संविदा का अंत कर सके? बी को। तो बी को कितने विकल्प मिले? दो। या तो वह 13 तारीख तक क्या करे? इंतजार। या अपनी ओर से संविदा का क्या करे? अंत करे। भाई अधिकार पूर्वक करे। जैसे ही अधिकार पूर्वक भी अपनी ओर से संविदा का द इंड करती है, मुकदमा करके वो क्या वसूल सकती है? पैसा, पैसा, पैसा। और सेक्शन याद रखिएगा 75 पूछा गया है। कौन सा सेक्शन? 75। अगला देखिए, अभी अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या अपनी या आचरण द्वारा अपनी उपमति माने अनुमति संज्ञापित न कर दी हो। उपमत ना है तो लिख लीजिएगा अनुपत।
यानी कि फिर एक बार देखिए, इस उदाहरण में बी को दो विकल्प हैं। या तो वह अपनी ओर से भी संविदा का क्या करे, अंत करे, भाई समाप्त कर अंत कर दे। या दूसरा विकल्प ये है कि वह संविदा का अंत न करे बल्कि इंतजार करे। इंतजार करे या तो अपने आचरण द्वारा या कथन द्वारा, कार्य द्वारा। यानी कि कब तक इंतजार करे, 13 फरवरी तक। ये हो सकता है कि फिर से हमसे विवाह कर ले डाइवोर्स देकर, या हो सकता है कि आपका मैंने आपका इसका मन बदल जाए, इनकार किया है तो इंतजार भी कर सकती हैं, या संविदा का क्या कर सकती हैं, बी अंत। तो कितने विकल्प बी को मिल गए, दो। अब केस आइए, तब आपका और बढ़ा जाए आगे, इंतजार और विकल्प का प्रयोग किया जाए। इस विषय पर जो केस आता है कोचेस्टर बनाम डिला टूर का आता है, बहुत पूछा जाता है ये केस। कोचेस्टर बनाम डिला टूर का 1853 का केस है, जस्टिस कैंपबेल है। और इस केस में आपका कह सकते हैं कि क्या क्या आपका कह सकते हैं कि निर्णय दिया गया वहीं आपका महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से देखिए, ये कोरियर वाला है केस, न है तो उपनाम कोरियर या संदेश शहर कहा जाता है। कोरियर या संदेश शहर एक कोरियर कंपनी थी। वह विदेश में कोरियर ले जाती थी और आपका कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से करार की कि जब मैं कोरियर लेकर जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ उस देश में ले जाऊंगा। कोरियर कंपनी ने करार किया। जिस दिन कोरियर जाना था उसके मान लीजिए 10 दिन पहले ही कोरियर कंपनी ने उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने से डिनाई कर दिया। तो आप लोग बताइए, 13 तारीख को कोरियर जाना है, 13 फरवरी को, 1 फरवरी को ही कोरियर कंपनी ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊं। तो संविदा का पालन किस तारीख को करना था, 13 को, और इनकार उसके पहले किया गया कि बाद में, पहले किस तारीख को, आपका 1 को। तो अब जो साथ जाने का वादा व्यक्त किया था वह मुकदमा किया। 1 तारीख को इनकार किया गया, 2 तारीख को वह कोर्ट में मुकदमा किया। अब कुरियर वाले ये कह रहे थे कि हजूर संविदा का पालन तो 13 को होना है, तो ये संविदा के पालन के समय के पूर्व ये मुकदमा नहीं कर सकते। यानी कि आपका ये 2 फरवरी को कहाँ से मुकदमा कर देंगे, मुकदमा खारिज किया जाए। तो सर्वप्रथम वो चेस्टर बनाम डिला टूर के बाद में जस्टिस कैंपबेल ने ये बता दिया कि पीड़ित पक्षकार को, यानी आपका दो विकल्प मिलते हैं, या तो अब वह अपनी ओर से अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करे और संविदा को भंग करके मुआवजे की मांग करे, या दूसरा विकल्प है कि 13 तारीख तक क्या करे, इंतजार। अब यह है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण कब किया जाएगा, किस तारीख के आधार पर। तो अगर वह 2 तारीख को मुकदमा कर देता है तब तो भाई क्षतिपूर्ति का निर्धारण 1 तारीख के हिसाब से किया जाएगा जिस दिन संविदा क्या की गई, भंग। लेकिन अगर वह इंतजार करता है तो क्षतिपूर्ति का निर्धारण 1 तारीख के आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर, 13। अगर मुकदमा 13 के क्या करता है, बाद। यानी कि दो विकल्प मिलते हैं, याद रखिए, किसको, पीड़ित को। या तो इंतजार करे लेकिन इंतजार का परिणाम बुरा हो सकता है। अब आइए दूसरा केस देखा जाए। इस पर जो विवाह की संविदा का पूर्वकालिक भंग है वह फ्रास्ट बनाम नाइट का केस है और जस्टिस काकबर्न का। और हम बता ही चुके हैं, दोबारा न बताया जाए। अभी आपका 1 तारीख और 13 तारीख बताया गया, कई बार, 2 बार उदाहरण चल चुके हैं। आइए आगे देखा जाए। अब इंतजार किया जाता है तो क्या परिणाम होगा,
और क्षतिपूर्ति का निर्धारण। इंतजार कराइए। मान लीजिए ए ने विवाह की संविदा की कि हम 13 तारीख को विवाह करेंगे, 1 फरवरी को क्या किया, इनकार कर दिया, तो बी के पास कितने विकल्प हैं कि वह 1 फरवरी को ही मुकदमा करके मुआवजा की मांग करे। तो मुआवजा का निर्धारण किस तारीख के आधार पर होगा, 1 फरवरी, या 13 तक क्या करे, इंतजार, 13 के बाद करती है तो मुआवजे का निर्धारण किस तारीख के आधार पर, 13। ये याद रखें। अब बी के पास 2 विकल्प है, तो मान लीजिए ये 13 तक इंतजार करती है। तो इंतजार का मतलब ये हुआ कि अभी संविदा बनी हुई है, पहला नियम। और जो संविदा को भंग किया था यानी कि ए, अब वह भी इस संविदा के पालन की मांग कर सकता है कि इस संविदा का क्या किया जाए, पालन, क्योंकि बी ने अपनी ओर से संविदा अभी तोड़ी। अब उसी को देखिए, अगर आपका इंतजार किया जाता है तो पहला परिणाम ये होगा कि संविदा सुरक्षित रहती है और तथा दोनों पक्षकारों के जो अधिकार कर्तव्य है वह बने रहते हैं कि समाप्त हो जाते हैं, बने रहते हैं। जो पक्षकार संविदा को भंग किया था क्या वह भी पालन की मांग कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। और अगर इस कंडीशन में दूसरा पक्षकार इनकार करता है तो वह दूसरे पक्षकार से क्या वसूल सकता है, मुआवजा। लेकिन ये कब, जबकि इस उदाहरण में बी ने संविदा का अंत किया हो कि न किया हो, न किया। भाई कर देगी तब तो संविदा अपने आप क्या हो जाएगी। अब मैंने बी अभी संविदा को बनाए हुई है, भले ए ने क्या कर दिया है, इनकार। इसी बीच अगर ए पागल हो जाता है तो आपका और बी ने संविदा को भंग नहीं किया है तो बी ए से कोई मुआवजा प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। तो क्या संभवता का लाभ कौन उठा सकता है, आपका कह सकते हैं कि आपका ए। प्रतिकर का निर्धारण किस तारीख को होगा, ये जरूर याद रखें, पूछा गया है। अगर बी पहले ही अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करती हैं और मुकदमा करती हैं तब तो भाई डेट अलग होगी। इंतजार करती है तो जिस दिन संविदा का पालन होना था उस तारीख। अब इस प्रकार दृष्टांत देखा जाए, क एक गायिका क एक नाट्यशाला के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्य गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने का वचनबद्ध करता है, माने वचन देता है। 6वीं रात को क जानबूझकर गायब हो जाती है तो ऐसी दशा में अब जब कह आपका गाना गाने गाई ही नहीं, जानबूझकर फरार हो गई, भाग गई कि गाना नहीं गाऊंगी, तो दूसरा पक्षकार बी हो गया। बी को 2 विकल्प मिलेंगे, या तो अब संविदा भंग करे और मुआवजा की मांग करे, या एक हो सकता है इंतजार करे। तो इंतजार करता है तो परिणाम दूसरा होगा। अगर अगली रात को आती है ए, बी गाने की अनुमति दे देता है तो ये माना जाएगा कि संविदा बनी हुई है कि भंग हो गई। लेकिन एक रात जो वो नहीं गाई है उसके लिए वह मुआवजा पाने का क्या होगा, गायिका से हकदार। एक रात जो नहीं गाई है तो संविदा बनी रहेगी, अगर आपका स्पष्ट बताया गया है इसी उदाहरण में। अब इसके बाद आ जाइए 39 के बाद आइए आपका संविदा का पालन किसे करना होगा। इधर से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपका 40 में, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है तो मैं बता ही चुका हूँ, 40 कम पूछा जाता है। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि स्वयं उन्हें पालन करना है वचन का तो स्वयं पालन करेंगे। अन्य दशाओं में अगर स्वयं पालन नहीं कर पाते तो उनके कौन करेंगे, प्रतिनिधि करेंगे। तो मैं बताया ही कि जो व्यक्तिगत हर्ता पर आधारित रहते हैं स्वयं, और जो व्यक्तिगत पर आधारित नहीं, आटा चावल दाल, उसके प्रतिनिधि भी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अगला आइए देखिए
इसमें दो उदाहरण दिया गया है, दूसरा उदाहरण थोड़ा अंडरलाइन करिए। आपका ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क देता है। अब बताइए, क ये वचन देता है ख को कि मैं तुम्हारे लिए रंग चित्र बनाऊंगा, तो क को ही वचन का पालन करना चाहिए कि क के प्रतिनिधि को? रंग चित्र बनाना व्यक्तिगत गुण है कि कोई भी बना सकता है? व्यक्तिगत गुण है, तो सही आप ही लोग बता रहे हैं, हम कहाँ बता रहे हैं। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहित करने का प्रभाव, तो बताइए आपका अन्य व्यक्ति से पालन। ए ने वादा किया था बी को कि मैं 5 किलो चावल दूंगा। ए ने सी से कहा कि तुम ही बी को 5 किलो चावल दे दो। सी ने बी को 5 किलो चावल दे दिया। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो संविदा का पालन माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, चाहे हम दे या हम दूसरे से क्या करें, लेकिन बी उसे क्या करे? स्वीकार। तब कौन सी धारा? 41। संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब अगर तत्परतुल आशय प्रतीत न हो तो उनको सबको अपने मने कह सकते हैं साथ में पालन करेंगे। मर गए तो उनके प्रति उत्तरजीवी, और आपका सभी मर गए तो अंतिम उत्तरजीवी। तो आइए अब संयुक्त थोड़ा वचन दिलवा दिया जाए। ए तथा बी ने, ध्यान से देखिए, ए तथा बी ने मिलकर सी से वादा किया कि हम लोग दोनों लोग मिलकर तुम्हें 5 किलो चावल देंगे। बी मर जाता है तो ए बी अपने जीवन काल में दे, कौन दे चावल? ए बी। बी मर जाता है तो बी की जगह कौन आ जाएंगे? बी के प्रतिनिधि। तो ए और बी के प्रतिनिधि। अब ए भी मर जाता है तो कौन आ जाएंगे? ए के प्रतिनिधि। दोनों मर गए तो कौन चावल गेहूं देंगे? दोनों के प्रतिनिधि। बस किस धारा में? आपका 42। अब आपका 43 देखिए, संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। यहाँ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त वचनदाताओं का आपका कह सकते हैं कि दायित्व बताइए ज्वाइंट हो। सिद्धांत यहाँ लिख लीजिए 43 में। 43 में सिद्धांत पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार करना है। संयुक्त वचनदाताओं की लाइबिलिटी बताइए। दे देगा ज्वाइंट होती है, सेपरेट होती है, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होती है भाई? ज्वाइंट और सेपरेट। अगर ए और बी ने सी से वादा किया है कि हम दोनों लोग 1,000 रुपया तुम्हें मिलकर देंगे, तो सी या तो ए से 1,000 वसूल ले, या केवल बी से, या दोनों से। तो जब दोनों से वसूल लेगा तो दायित्व कैसा हो गया? संयुक्त। एक से वसूल ले तो ये नहीं कह सकता कि जाओ बी को भी मुकदमा का पक्षकार बनाओ, क्योंकि ए और बी ने कैसा वादा किया है? अलग अलग की संयुक्त, और दोनों को प्रतिवादी एक साथ बना दीजिए। तो आदेश 1 नियम 3 याद रखना है आपका सीपीसी का। आदेश 1 नियम 3, अगर ए बी पैसा नहीं देते तो सी मुकदमा करे और ए और बी दोनों को एक ही मुकदमे में क्या बना दे? प्रतिवादी। तो कौन सा आर्डर का कौन रूल नियम लागू हुआ? आर्डर 1 का रूल 3। सीपीसी भी याद करते रहिए, धीरे धीरे भाई कठिन है। दो ही सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल है,